ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका किसी जीवित या मृत व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। कृपया इसे एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। कहते हैं इंसान अपने कर्मों से भाग सकता है, लेकिन अपने ज़मीर से नहीं। और जब ज़मीर मर जाए तब आत्माएं बोलने लगती हैं। मेरा नाम आदित्य मल्होत्रा है और मैं एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर साल अपराधियों के दिमाग को समझने में लगा दिए। मैं जानता था कि इंसान कैसे झूठ बोलता है, कैसे डरता है और कैसे अपने गुनाहों को सही ठहराता है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे खुद अपने ही गुनाहों का सामना करना पड़ेगा। आज भी वो रात मेरी आंखों में जिंदा है। तेज बारिश, सुनसान हाईवे और कार की हेडलाइट्स के आगे फैलता अंधेरा। घड़ी में रात के लगभग 1 बज रहे थे। मैं इंदौर की तरफ जा रहा था और थकान की वजह से ध्यान भटक रहा था। तभी फोन बजा, अननोन नंबर। मैंने जैसे ही फोन उठाया, सामने एक लड़की अचानक सड़क पर आ गई। टक्कर इतनी तेज थी कि मेरी चीख अपने ही कानों में गूंज गई। मैंने ब्रेक मारे और कांपते हुए कार से बाहर निकला। वो लड़की सड़क पर पड़ी थी, भीगी हुई, खून से सनी हुई, लेकिन जिंदा। उसकी आंखें खुली थीं और वो मुझे घूर रही थी। मैंने बिना सोचे समझे उसे उठाया और कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। बार बार रियर मिरर में देख रहा था कि उसकी सांसें चल रही हैं या नहीं। तभी उसने अचानक गर्दन मोड़ी और बेहद धीमी आवाज में बोली, आप भी उन्हें बचाना चाहते थे ना डॉक्टर? मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने ब्रेक मारे, लेकिन कार चलती रही। मैंने पीछे देखा तो वो लड़की सीधी बैठ चुकी थी। उसका चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। पुलिस ने बताया कि मैं सड़क किनारे बेहोशी की हालत में मिला था। कोई लड़की नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई सबूत नहीं। डॉक्टरों ने कहा कि ये सब ट्रॉमा का असर है, लेकिन मैं जानता था जो मैंने देखा था वो सपना नहीं था। अगले 8 महीने मेरी जिंदगी के सबसे भयानक महीने थे। नींद में चीखता था, कभी कभी शीशे में कोई पीछे खड़ा दिखता। मैंने अपना क्लिनिक बंद कर दिया और खुद इलाज लेने लगा। ठीक 8 महीने बाद मैंने दोबारा काम शुरू किया। 6 दिसंबर की ठंडी रात थी। क्लिनिक बंद करने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक जवान लड़की खड़ी थी, सफेद सूट, गीले बाल और वही जानी पहचानी आंखें। मेरा दिल बैठ गया। उसने कहा, डॉक्टर क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? उसका नाम सायरा था। उसने बताया कि उसे हर रात कोई दिखाई देता है, कभी दीवारों में, कभी शीशों में और कभी उसके बिस्तर के पास। वो डरती नहीं थी, बस ये जानना चाहती थी कि वो पागल तो नहीं हो रही। मैं उसे मना करना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों उसके साथ चल पड़ा। हम उसी हाईवे पर थे, वही बारिश, वही अंधेरा। उसने मुस्कुराकर कहा, आप यहाँ पहले भी आए हैं ना? मेरे होंठ सूख गए। उसका घर शहर से बाहर था, लेकिन वो घर नहीं था, एक जली हुई फैक्ट्री। अंदर एक आदमी बैठा था। उसने मुझे देखा और कहा, आप फिर आ गए डॉक्टर। वो सायरा का पिता था और सायरा 4 साल पहले मर चुकी थी। उसने बताया कि उसकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ था। 3 लड़के थे। केस अस्पताल तक आया था और मैं वही डॉक्टर था जिसने सबूतों को कमजोर बता दिया था। मैंने किसी को सीधे नहीं मारा था, लेकिन सच छुपाया था। सायरा की आत्मा ने उन तीनों को मार दिया, फिर अपने पिता को, और अब वो मुझ तक पहुंच चुकी थी। मैं वहां से भागा, पूरी रात कार चलाता रहा। सुबह खुद को अपने घर के बाहर बेहोश पाया। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसके बाद सायरा मुझे बार बार दिखने लगी, कभी सड़क पर, कभी क्लिनिक में, कभी भीड़ में। वो कुछ नहीं करती थी, बस देखती थी। एक रात उसने आखिरकार मुझसे कहा, आपने सिर्फ उन्हें ही नहीं बचाया था डॉक्टर, आप जैसे बहुतों ने हमें मारा है। अगले दिनों में मेरे पास ऐसे मरीज आने लगे जो मरे हुए लोगों को देख रहे थे। हर कहानी में एक बात समान थी, कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान था जिसने चुप रहकर गुनाह किया था। मुझे समझ आ गया था, ये सजा सिर्फ मेरी नहीं थी, ये शुरुआत थी। अब मैं अपना क्लिनिक बंद नहीं करता, मैं इंतजार करता हूँ उन आत्माओं का और उन इंसानों का भी, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका इलाज दवा से नहीं, सच से होता है। और आज भी जब रात गहरी हो जाती है, सायरा मेरे पीछे खड़ी होकर बस इतना कहती है, डॉक्टर, अभी बहुत लोगों से हिसाब बाकी है। अगर आपको कभी लगे कि कोई आपको चुपचाप देख रहा है, तो हो सकता है वो सिर्फ आपको याद दिलाने आया हो, रात का खौफ अभी बाकी है। उस रात के बाद मैंने घड़ियां देखना छोड़ दिया, क्योंकि जब भी समय देखता था सुइयां जैसे रुकी हुई लगती थीं। सायरा अब सिर्फ परछाई नहीं रही थी, वो मेरे हर दिन का हिस्सा बन चुकी थी। कभी शीशे में, कभी बंद क्लिनिक की कुर्सी पर बैठी हुई और कभी बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी। मैं डरना छोड़ चुका था,
शायद इसलिए क्योंकि डर से भी बड़ा बोझ अब अपराध बन चुका था। धीरे धीरे मेरे क्लिनिक में आने वाले मरीज बदलने लगे। पहले लोग डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फोबिया लेकर आते थे। अब जो आते थे वो कुछ और ही बता रहे थे। कोई कहता था उसे हर रात एक बच्ची दिखाई देती है जो उसकी तरफ उंगली उठाकर हंसती है। कोई कहता था कि उसका मरा हुआ भाई उससे हर रात माफ़ी मंगवाने आता है। सबसे अजीब बात यह थी कि जब मैं उनकी फाइलें देखता तो हर केस में एक बात समान थी। किसी ने गवाही नहीं दी थी, किसी ने सच छुपाया था, किसी ने गलत को सही साबित किया था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि सायरा सिर्फ बदला नहीं ले रही थी, वो मुझे आईना दिखा रही थी। एक रात करीब 2:30 बजे क्लिनिक का दरवाज़ा अपने आप खुला। ठंडी हवा अंदर घुस आई और फिर मैंने उसे देखा। सायरा नहीं, कोई और था। एक अधेड़ उम्र की औरत जिसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी। उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था। उसने मुझसे कहा कि उसका बेटा जिंदा है लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी है। मैंने उसकी फाइल खोली और नाम पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। वो वही केस था जिसमें मैंने मेंटल इम्बैलेंस का सर्टिफिकेट देकर एक आरोपी को बचाया था। मैंने उसे बताया कि वो औरत असल में मर चुकी है, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, मर तो मैं उसी दिन गई थी जब तुम चुप रहे थे डॉक्टर। उस रात के बाद मेरा शरीर जवाब देने लगा। नाक से खून आने लगा, कानों में आवाज़ें गूंजती। कई बार ऐसा लगता जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि सायरा अब कम दिखाई देती थी, जैसे वो पीछे हट रही हो। एक दिन उसने आखिरकार मुझसे कहा, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। अगली सुबह अखबार में मेरी फोटो थी। हेडलाइन में लिखा था कि मशहूर फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट पर झूठी रिपोर्ट देने के आरोपों की जांच शुरू। मुझे समझ आ गया था कि ये संयोग नहीं है। मरीज आना बंद हो गए, फोन खामोश रहने लगा, रातों को नींद गायब हो चुकी थी और हर रात कोई ना कोई आत्मा मुझसे मिलने आती। सबका सवाल एक ही होता, आपने उस दिन सच क्यों नहीं कहा? एक रात मैं टूट गया। मैंने शराब की बोतल खोली और सायरा को पुकारा। वो सामने आई, पहले से ज्यादा साफ, पहले से ज्यादा डरावनी। मैंने कहा, मैं सब स्वीकार कर लूंगा, सब कुछ। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में सुकून नहीं था। उसने कहा, स्वीकार करना सजा नहीं होती डॉक्टर, उसका सामना करना होता है। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गया। मैंने हर केस का नाम बताया, हर झूठी रिपोर्ट, हर दबाया गया सच। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनकर सफेद पड़ गया। लेकिन उस रात जब मैं घर लौटा तो घर में अंधेरा नहीं था। दीवारों पर सैकड़ों परछाइयां थीं और बीच में सायरा खड़ी थी। उसने कहा, अब तुम हमें देख पा रहे हो क्योंकि अब तुम हमारे जैसे हो चुके हो। मेरी सांस रुकने लगी। मुझे एहसास हुआ कि सज़ा सिर्फ बदनामी या जेल नहीं है, सज़ा ये है कि अब मैं कभी अकेला नहीं रहूँगा। आज मैं जिंदा हूँ लेकिन पूरी तरह नहीं। मैं लोगों का इलाज करता हूँ लेकिन असल में मैं आत्माओं का गवाह हूँ। अगर कभी किसी रात आपको लगे कि कोई डॉक्टर आपको बिना पलक झपकाए देख रहा है तो हो सकता है वो मैं हूँ और मेरे पीछे खड़ी सायरा, क्योंकि कुछ कर्ज अगली जिंदगी तक नहीं, हर रात तक चुकाने पड़ते हैं। उस रात के बाद मुझे पहली बार समझ आया कि इंसान मरने से पहले ही भूत बन सकता है। जिस दिन मैंने पुलिस स्टेशन में सब कुछ कबूल किया था, उसी दिन के बाद से लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई बीमारी हूँ। कॉलोनियों में कानाफूसी होने लगी, वही डॉक्टर है ना जिसकी वजह से इतने गुनहगार खुले घूमते रहे। मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब आत्माएं अब सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी आने लगी। एक दोपहर मेरे क्लिनिक में एक बच्चा आया, करीब 10 साल का। हाथ में एक पुरानी फाइल थी। रिसेप्शन पर उसने कहा कि उसे डॉक्टर से अकेले में बात करनी है। जब वो मेरे सामने बैठा तो उसकी आंखें किसी बूढ़े जैसी थीं। उसने मुझसे पूछा, डॉक्टर अंकल, क्या मरने के बाद भी लोग सच सुन सकते हैं? मेरा गला सूख गया। मैंने उससे पूछा कि उसके मम्मी पापा कहाँ हैं। उसने जवाब दिया, वो नीचे इंतज़ार कर रहे हैं, कब्र में। उसने फाइल खोली। वो उसी केस की थी जिसमें मैंने सालों पहले एक फैक्ट्री मालिक को बचाया था। बाल मजदूरी, आग और जले हुए बच्चे। उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहा, आपने कहा था ये हादसा था। और इतना कहकर वो मेरी कुर्सी के सामने गिर पड़ा। जब स्टाफ अंदर आया, वहाँ कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ जली हुई कागज़ की गंध। उस रात सायरा ने मुझसे कहा, अब वो तुम्हें पहचानने लगे हैं। मैंने पूछा, कौन? उसने जवाब दिया, जिन्हें तुमने कभी इंसान नहीं समझा। मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। खाना बेस्वाद हो चुका था। नींद में हर रात अदालत लगती। जज की कुर्सी पर कोई नहीं होता, लेकिन कटघरे में मैं खड़ा रहता। गवाह आत्माएं होती और सायरा, वो बस देखती रहती। एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली, हाथ से लिखी हुई। कोई पता नहीं, बस इतना लिखा था कि अगर सच से भागना है तो आखिरी दरवाज़ा अभी खुला है।
नीचे एक लोकेशन थी, वही पुराना हाईवे। मैं जानता था कि अगर मैं गया तो लौटना शायद मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अब मेरे पास खोने को कुछ था ही नहीं। वो जगह एक अधूरी इमारत थी। अंदर घुसते ही मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। दीवारों पर नाम खुदे हुए थे, सैकड़ों नाम, कुछ बच्चों के, कुछ औरतों के, कुछ ऐसे जिनकी उम्र ही नहीं लिखी थी। बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस पर बैठी थी सायरा। उसने कहा, अब ये आखिरी मौका है। मैंने पूछा, किस बात का? उसने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां मेरा नाम लिखा था, खून से। उसने कहा, अब दो रास्ते हैं, या तो तुम हमारे साथ रहोगे या हमारी जगह ले लोगे। मुझे तब समझ आया कि ये आत्माएं बदला नहीं चाहती थीं, वो सिस्टम को आईना दिखाना चाहती थीं, और उसके लिए उन्हें किसी जिंदा इंसान की जरूरत थी, किसी ऐसे की जो दोषी भी हो और जाग चुका भी हो। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? सायरा पहली बार उदास हुई। उसने कहा, तो तुम भी सिर्फ एक और नाम बन जाओगे। उस रात के बाद से मैं शहर में दिखाई नहीं देता। मेरा क्लिनिक अब बंद नहीं होता, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं बैठता। वहां लोग आते हैं जो मर चुके होते हैं या मरने वाले होते हैं। और मैं अब इलाज नहीं करता, मैं फैसला सुनाता हूं। अगर कभी किसी सुनसान रास्ते पर आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है और अचानक आपके सामने कोई सवाल आ जाए जो आपने कभी खुद से नहीं पूछा, तो समझ जाइए, आप अगली फाइल है। उस रात के बाद मेरा शरीर जवाब देने लगा। नाक से खून आने लगा, कानों में आवाजें गूंजती। कई बार ऐसा लगता जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि सायरा अब कम दिखाई देती थी, जैसे वो पीछे हट रही हो। एक दिन उसने आखिरकार मुझसे कहा, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। अगली सुबह अखबार में मेरी फोटो थी। हेडलाइन में लिखा था कि मशहूर फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट पर झूठी रिपोर्ट देने के आरोपों की जांच शुरू। मुझे समझ आ गया था कि यह संयोग नहीं है। मरीज आना बंद हो गए, फोन खामोश रहने लगा, रातों को नींद गायब हो चुकी थी, और हर रात कोई न कोई आत्मा मुझसे मिलने आती। सबका सवाल एक ही होता, आपने उस दिन सच क्यों नहीं कहा? एक रात मैं टूट गया। मैंने शराब की बोतल खोली और सायरा को पुकारा। वो सामने आई, पहले से ज्यादा साफ, पहले से ज्यादा डरावनी। मैंने कहा, मैं सब स्वीकार कर लूंगा, सब कुछ। वो मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में सुकून नहीं था। उसने कहा, स्वीकार करना सजा नहीं होती डॉक्टर, उसका सामना करना होता है। अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन गया। मैंने हर केस का नाम बताया, हर झूठी रिपोर्ट, हर दबाया गया सच। इंस्पेक्टर मेरी बात सुनकर सफेद पड़ गया। लेकिन उस रात जब मैं घर लौटा तो घर में अंधेरा नहीं था। दीवारों पर सैकड़ों परछाइयां थीं और बीच में सायरा खड़ी थी। उसने कहा, अब तुम हमें देख पा रहे हो, क्योंकि अब तुम हमारे जैसे हो चुके हो। मेरी सांस रुकने लगी। मुझे एहसास हुआ कि सजा सिर्फ बदनामी या जेल नहीं है, सजा ये है कि अब मैं कभी अकेला नहीं रहूंगा। आज मैं जिंदा हूं, लेकिन पूरी तरह नहीं। मैं लोगों का इलाज करता हूं, लेकिन असल में मैं आत्माओं का गवाह हूं। अगर कभी किसी रात आपको लगे कि कोई डॉक्टर आपको बिना पलक झपकाए देख रहा है, तो हो सकता है वो मैं हूं, और मेरे पीछे खड़ी सायरा। क्योंकि कुछ कर्ज अगली जिंदगी तक नहीं, हर रात तक चुकाने पड़ते हैं। उस रात के बाद मुझे पहली बार समझ आया कि इंसान मरने से पहले ही भूत बन सकता है। जिस दिन मैंने पुलिस स्टेशन में सब कुछ कबूल किया था, उसी दिन के बाद से लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई बीमारी हूं। कॉलोनियों में कानाफूसी होने लगी। वही डॉक्टर है ना, जिसकी वजह से इतने गुनहगार खुले घूमते रहे। मैं अपनी ही नजरों में गिर चुका था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब आत्माएं अब सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी आने लगी। एक दोपहर मेरे क्लिनिक में एक बच्चा आया, करीब 10 साल का। हाथ में एक पुरानी फाइल थी। रिसेप्शन पर उसने कहा कि उसे डॉक्टर से अकेले में बात करनी है। जब वो मेरे सामने बैठा तो उसकी आंखें किसी बूढ़े जैसी थीं। उसने मुझसे पूछा, डॉक्टर अंकल, क्या मरने के बाद भी लोग सच सुन सकते हैं? मेरा गला सूख गया। मैंने उससे पूछा कि उसके मम्मी पापा कहाँ हैं। उसने जवाब दिया, वो नीचे इंतजार कर रहे हैं, कब्र में। उसने फाइल खोली। वो उसी केस की थी जिसमें मैंने सालों पहले एक फैक्ट्री मालिक को बचाया था। बाल मजदूरी, आग और जले हुए बच्चे। उस लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहा, आपने कहा था ये हादसा था। और इतना कहकर वो मेरी कुर्सी के सामने गिर पड़ा। जब स्टाफ अंदर आया, वहां कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ जली हुई कागज की गंध। उस रात सायरा ने मुझसे कहा, अब वो तुम्हें पहचानने लगे हैं। मैंने पूछा, कौन? उसने जवाब दिया, जिन्हें तुमने कभी इंसान नहीं समझा। मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। खाना बेस्वाद हो चुका था। नींद में हर रात अदालत लगती। जज की कुर्सी पर कोई नहीं होता, लेकिन कटघरे में मैं खड़ा रहता। गवाह आत्माएं होती। और सायरा,
वो बस देखती रहती। एक दिन मुझे एक चिट्ठी मिली, हाथ से लिखी हुई। कोई पता नहीं, बस इतना लिखा था कि अगर सच से भागना है तो आखिरी दरवाज़ा अभी खुला है। नीचे एक लोकेशन थी, वही पुराना हाईवे। मैं जानता था कि अगर मैं गया तो लौटना शायद मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अब मेरे पास खोने को कुछ था ही नहीं। वो जगह एक अधूरी इमारत थी। अंदर घुसते ही मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। दीवारों पर नाम खुदे हुए थे, सैकड़ों नाम, कुछ बच्चों के, कुछ औरतों के, कुछ ऐसे जिनकी उम्र ही नहीं लिखी थी। बीच में एक पुरानी कुर्सी रखी थी और उस पर बैठी थी सायरा। उसने कहा, अब ये आखिरी मौका है। मैंने पूछा, किस बात का? उसने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां मेरा नाम लिखा था, खून से। उसने कहा, अब दो रास्ते हैं, या तो तुम हमारे साथ रहोगे या हमारी जगह ले लोगे। मुझे तब समझ आया कि ये आत्माएं बदला नहीं चाहती थीं, वो सिस्टम को आईना दिखाना चाहती थीं, और उसके लिए उन्हें किसी जिंदा इंसान की ज़रूरत थी, किसी ऐसे की जो दोषी भी हो और जाग चुका भी हो। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, अगर मैं मना कर दूं तो? सायरा पहली बार उदास हुई। उसने कहा, तो तुम भी सिर्फ एक और नाम बन जाओगे। उस रात के बाद से मैं शहर में दिखाई नहीं देता। मेरा क्लिनिक अब बंद नहीं होता, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं बैठता। वहाँ लोग आते हैं जो मर चुके होते हैं या मरने वाले होते हैं। और मैं अब इलाज नहीं करता, मैं फैसला सुनाता हूँ। अगर कभी किसी सुनसान रास्ते पर आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है और अचानक आपके सामने कोई सवाल आ जाए जो आपने कभी खुद से नहीं पूछा, तो समझ जाइए, आप अगली फाइल है। उस रात के बाद मेरा शरीर जवाब देने लगा। नाक से खून आने लगा, कानों में आवाज़ें गूंजती। कई बार ऐसा लगता जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि सायरा अब कम दिखाई देती थी, जैसे वो पीछे हट रही हो। एक दिन उसने आखिरकार मुझसे कहा, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। अगली सुबह अखबार में मेरी फोटो थी। हेडलाइन में लिखा था कि मशहूर फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट पर झूठी रिपोर्ट देने के आरोपों की जांच शुरू। मुझे समझ आ गया था कि ये संयोग नहीं है। मरीज आना बंद हो गए, फोन खामोश